हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित कुल 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को अच्छे से दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनेगी वो भी बता के चलूँगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ऐसे ही मॉडल पेपर डेली पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस देश के साथ है। सर्वाधिक विस्तार किस देश के साथ है दोस्तों। आपको याद रखना है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है, तो ये लगती है 7 देशों के साथ। किस किस के साथ, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद दोस्तों म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सर्वाधिक सीमा दोस्तों किसके साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है, ये लगती है आपके बांग्लादेश के साथ। पूछ लिया जाए कितनी, तो 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लगती है, तो चीन के साथ लगती है आपकी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ आपके 1751 किलोमीटर। याद रखना है, राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से, तो कौन सा नहीं है, कांडला। कांडला कहाँ है, यहाँ पे गुजरात में, और गुजरात दोस्तों भारत में किस में, पश्चिमी हो जाएगा। तो पूर्व में कौन सा नहीं है आपका, कांडला बंदरगाह। याद रखना है आपको, पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये सभी आपके पूर्वी तट पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रमुख मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। मौसमी घटनाएं दोस्तों किस में हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो किस में होती है, आपके क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल और इसी में दोस्तों आपके मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। भारत के भू विभाजन के आधार पर भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी नजर आती है। किस प्रकार की मिट्टी नजर आती है, राइट आंसर क्या होगा, तो कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एल्यूमिनियम कंपनी और इस अवस्थिति दे रखी है, बताना है आपको। पहले ऑप्शन में दे रखा है आपके बाल्को, तो बाल्को कहाँ है दोस्तों, बाल्को है आपके कोरबा में। कोरबा कहाँ है दोस्तों आपका, याद रखना है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हिंडाल्को दे रखा है, तो हिंडाल्को कहाँ है, हिंडाल्को आपकी रेणुकूट में, और रेणुकूट कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी हीराकुंड में। कहाँ दोस्तों, हीराकुंड में, और हीराकुंड कहाँ है आपका ओडिशा में। और नालको, तो नालको कहाँ है, नालको है आपकी कोरापुट में, और कोरापुट भी कहाँ है आपके ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेनाब नदी भारत में किस दर्रे से निकलती है। चेनाब नदी दोस्तों हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। चेनाब नदी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो चेनाब नदी कहाँ, बारालाचला दर्रा। कहाँ दोस्तों, बारालाचला दर्रा, इससे दोस्तों आपकी चेनाब नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है कौन सा है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, सत्य कथन है दोस्तों ये तो। काली मिट्टी का काला रंग लौह तत्व के कारण होता है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही।
काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों? गलत हो जाएगा, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। असत्य पूछा था, असत्य कौन सा? डी है। भारत में प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें? तो कौन सी? प्रवाल भित्ति क्षेत्र दोस्तों, कच्छ की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आपके प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। तो ये सभी दोस्तों आपके प्रवाल भित्ति क्षेत्र हो जाएंगे। अगला है आपका, नासिक जिले की त्र्यंबक गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। नासिक जिला कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। और इसके त्र्यंबक गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी? कौन सी होगी दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य होगा दोस्तों सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन कुल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है, राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? कौन सी दोस्तों? गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी वाली कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है दोस्तों? ये है आपकी गीरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कौन सा है? रासायनिक खाद बनाने का प्रथम कारखाना बताना है आपको, इनमें से कौन सा होगा? तो श्री राम फर्टिलाइजर। कौन सा है दोस्तों आपके? श्री राम फर्टिलाइजर। और ये कहाँ है आपका? कोटा में। कहाँ दोस्तों? कोटा में। राजस्थान के भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के पठारी भाग को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के पठारी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपर माल का पठार कहा जाता है। कौन सा? ऊपर माल का पठार। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, बेसरोड़गढ़ से बिजोलिया के बीच फैला हुआ पठार कौन सा होगा आपका? ऊपर माल का पठार। राजस्थान राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? क्या पूछा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश के साथ लगने वाली। राजस्थान की एक ही देश के साथ लगती है, कौन सा होगा? पाकिस्तान। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। और राजस्थान की कितनी स्थलीय सीमा लगती है आपके? 1070 किलोमीटर। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। राजस्थान की अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? इनमें से क्या हो जाएगा? तो कौन कौन सी है दोस्तों? माही ले जाती है, सोम ले जाती है, इसके बाद दोस्तों आपके पश्चिमी बनास ले जाती है और लूणी ले जाती है। तो कौन कौन सी हो जाएगी आपके? ए, बी, डी, ई। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्न में से किन 2 भागों को पृथक करती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किन 2 भागों को अलग करती है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती हैं आपके मेवाड़ के उच्च पठार व मारवाड़ के मैदान को। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर
पूर्वी मैदानी भाग विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर? तो कितने? 23% भाग पर आपका पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है। राजस्थान की किस वनस्पति को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मरुस्थल का सागवान कहे जाने वाला कौन सा होगा इनमें से? तो मरुस्थल का सागवान कौन सा कहलाता है? आपका रोहिड़ा कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? रोहिड़ा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका याद रखना है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है दोस्तों? टिकोमेला अंडुलेटा। ये आपके रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तो कौन सा है आपका? कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। कहाँ स्थित है आपका? राजसमंद में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा है आपका? जैसलमेर। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और देशांतरीय कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांश से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस वर्ष की गई? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कब की गई थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्ष 1979 में। और कहाँ की गई? तो आपको याद रखना है जयपुर में। इसरदा बांध परियोजना किस नदी पर है? इसरदा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर? बनास नदी पर। कहाँ है दोस्तों इसरदा बांध परियोजना? बनास नदी पर। आपसे पूछ लिया जाए इसरदा बांध परियोजना कहाँ है, तो ये है आपके सवाई माधोपुर जिले में। कहाँ? सवाई माधोपुर जिले में। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है सतलज नदी पर है। और किन किन राज्यों की है? तो ये है आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। किसकी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। अगला है, राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम लिसियूरुस सिडिकुस है? क्या दोस्तों? लिसियूरुस सिडिकुस किसका नाम है दोस्तों? ये तो ये आपके सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। किसका? सेवण घास का। खेजड़ी का क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। रोहिड़ा का अभी बताया था दोस्तों, क्या था? टिकोमेला अंडुलेटा। सेवण घास का आप देख ही चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों आपसे दामन घास का पूछ लिया जाए तो याद रखना है सेंचुरस सी। दामन घास का क्या है? सेंचुरस सी। नेक्स्ट है आपका, बनास का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4। कौन कौन से? कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। और ये राजस्थान में कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो कोटा बैराज राजस्थान में है,
जवाहर सागर राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर राजस्थान में। गांधी सागर बांध दोस्तों आपको याद रखना है, गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों कोटा बैराज कोटा में है। जवाहर सागर जो है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। और जवाहर सागर कहाँ है? तो ये जवाहर सागर आपका कोटा में बना हुआ है। तो कौन कौन सा? ए, सी और डी, ए सी डी किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी के निकट अवस्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों आपके किस पे? परवन नदी के निकट स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका 12 जिले में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ? 12 जिले में। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जैसलमेर को हवेलियों व गलियों का शहर भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? हवेलियों व गलियों का शहर, स्वर्ण नगरी और राजस्थान का अंडमान। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ये जैसलमेर के नेम है। अना सागर झील किस जिले में अवस्थित है? अना सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये आपके अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम है। हृदय स्पंदन के दौरान क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? तो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ए ऑप्शन राइट होगा। अवतल दर्पण का उपयोग, दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग वाहनों में पीछे देखने में भी होता है। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा सत्य है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो केवल एक। क्या दोस्तों? केवल एक इसमें सही है कि दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में कौन सा उपयोग में लिया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों एजोला, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, ये सभी दोस्तों आपके जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इन सभी का उपयोग, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति कैसी होती है? तो बढ़ जाती है। याद रखना है, बढ़ जाती है। प्रत्यास्थ उत्तक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं उसे कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्यास्थ उत्तक एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पित्तरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पित्तरस के संबंध में कथन पढ़ते हैं दोस्तों। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल सही। पित्तरस पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है। पित्तरस किसके द्वारा? पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है। तो ये गलत होगा दोस्तों। पित्तरस जो है ये यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संचित रहता है। कहाँ दोस्तों? पित्ताशय में। पित्तरस में पित्तवर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही कौन सा नहीं था? बी ऑप्शन इसमें सही नहीं था, क्योंकि पित्तरस आपके यकृत से निकलता है और पित्ताशय में संचित होता है।
सुमेलित करना है दोस्तों। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा होगा दोस्तों? धातुएं दे रखी है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम चालक कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होता है आपका? चांदी होता है। इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है आपकी? एल्यूमिनियम है साथियों, याद रखना है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु, तो ये आपकी, आप सभी को पता है कौन सी होगी? सोना होगी, स्वर्ण या सोना। ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक, तो न्यूनतम सुचालक आपका शीशा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, कौन कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्या हो जाएगा? कौन कौन से परिवर्तन? तो दोस्तों 2 और 3, इनमें दोस्तों आपके दूध का दही बनना ये परिवर्तन होगा, इसमें नमक का पानी में घुलना परिवर्तन होता है। तो कौन सा राइट होगा? 2 और 3, केवल 2 और 3, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। सॉरी दोस्तों, जो आपका नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये दोस्तों आपके परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। नमक पानी में घुला है तो वापस नमक बनाया जा सकता है, और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन बनाए गए हैं तो उन्हें तोड़कर वापस मिट्टी में बदला जा सकता है सेकने से पहले। लेकिन जो कागज का जलना और दूध का दही बनना है, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है वापस। कागज जलने के बाद में वापस कागज नहीं बन सकता, और दूध का दही जमने के बाद वापस दूध नहीं बन सकता। तो परिवर्तन उत्क्रमिक यानी वापस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? 3 और 4 कौन से किया जा सकते हैं? 3 और 4, नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बदलना। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? सितार। राइट आंसर क्या होगा? सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के होती है। कैसी होती है दोस्तों? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के, तो क्या होगा? समानुपाती होती है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बतानी है। तो कौन सी नहीं है? मशीन कोड। मशीन कोड एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। पास्कल, बेसिक, कोबोल ये सभी उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं, आपको याद रखना है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का है, कौन सा प्रिंटर होगा? लेज़र प्रिंटर किसका उदाहरण है आपका? लेज़र प्रिंटर। तो क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन में से नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऑप्शन को चुना जाता है? पहले से तैयार प्रेजेंटेशन है, उससे नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपके न्यू फॉर्म एग्जिटिंग, किसके? न्यू फ्रॉम एग्जिटिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? तो एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना है। तो जो ओरेकल है दोस्तों, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपियां इनमें से कौन कौन सी हो जाएगी? तो कौन कौन सी है आपकी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। ये दोस्तों आपके अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। ए ऑप्शन राइट होगा। और सबसे ज़्यादा जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? आपके ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दे रखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब? 1940। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब था दोस्तों? तो ये था 1942। तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे पे व्यक्तिगत सत्याग्रह और चौथे पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल ने की थी। आपसे पूछ लिया जाए कब की थी, तो ये की थी 1913 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की तो कब की गई? वर्ष 1923 में। आपसे पूछ ली जाए किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी, दो नाम याद रखने आपको, एक है आपका मोतीलाल नेहरू और दूसरा नाम है आपका चित्तरंजन दास। कौन कौन दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इनके द्वारा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का तो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। त्रिलोका की उपाधि मेवाड़ के किस शासक ने धारण की थी? तो किसके द्वारा? समर सिंह द्वारा। त्रिलोका का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तीनों लोकों का राजा। राव जोधा के कौन से पुत्र ने मेड़ता शहर की स्थापना की? मेड़ता शहर की तो राव जोधा के जो दो पुत्र थे दोस्तों, एक थे आपके वीरा व दूधा। इनके द्वारा दोस्तों मेड़ता शहर की स्थापना की गई। वीरा, दूधा, बी और सी दोनों, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है? परमार, परमार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शत्रु को मारने वाला। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों क्रांति के समय? तो ये था आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान का पहला जो AGG पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन था? मिस्टर लोकेट। और क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकानेदार कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एकीकरण के समय कुशलगढ़ का ठिकानेदार क्या था दोस्तों? एकीकरण के समय कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और निमराना। तो कुशलगढ़ का ठिकानेदार कौन था? तो ये था आपका राव हरेंद्र सिंह। कौन था दोस्तों? राव हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड भारत में सर्वप्रथम बंगाल आए, बिल्कुल सही।
कर्नल जेम्स टोड वर्ष 1800 ईस्वी में राजस्थान मांडलगढ़ आए थे। गलत होगा दोस्तों। सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे कर्नल टोड, लेकिन 1806 में आए थे। 1800 में नहीं आए थे, 1806 में आए थे। इसके बाद याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के गुरु यति ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ के निवासी थे, तो ये भी सही होगा। कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? तो यति ज्ञानचंद्र थे। और कर्नल जेम्स टोड कब आए थे मांडलगढ़ में? 1806 ईस्वी में। मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? जहांगीर का नमूना कहलाने वाला कौन सा शासक है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? महाराजा विजय सिंह को। किसे कहा जाता है दोस्तों? आपके महाराजा विजय सिंह को। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो धौलपुर। क्या राइट आंसर का दोस्तों? धौलपुर। दूसरे चरण में दोस्तों कितनी रियासतें का विलय किया गया था? तो 9 रियासतों का और एक ठिकाने का विलय किया गया था। खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। खानवा युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का राज्य चिन्ह सिरोही के अखेराज देवड़ा ने धारण किया। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों केवल एक ही सही है इसमें। खानवा युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ है। आपको याद रखना है कि इस युद्ध में जो राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है ये बड़ी सादड़ी के जाला अज्जा थे। कौन थे दोस्तों? जाला अज्जा, इनके द्वारा दोस्तों धारण किया गया था। तो कौन सा ए ही सही होगा? दूसरे में आपको याद रखना है, बड़ी सादड़ी के जाला अज्जा थे, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? मारवाड़ लोक परिषद का गठन तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रणछोड़ दास गट्टानी। और आपसे पूछ लिया जाए मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? कदमी महल है। कौन सा है? कदमी महल। रसिया बाला मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है। यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें भी केवल ए सत्य है। यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है रसिया बालम मंदिर। आपको याद रखना है मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर, जो कि कहाँ है? आपके जगत गांव में। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकण बटकण से क्या तात्पर्य है? अटकण बटकण क्या कहलाता है दोस्तों? तो अटकण बटकण एक देसी खेल है दोस्तों। क्या है? एक देसी खेल। सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है? नारायणी माता का मेला अलवर में बढ़ता है, बिल्कुल सही। मनसा माता का मेला झुंझुनू में लगता है, ये भी सही। मारकंडेश्वर मेला सिरोही में लगता है, बिल्कुल सही। मीरा महोत्सव पाली दे रखा है, गलत हो जाएगा। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके चित्तौड़गढ़ में। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा।
शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा का जोशी परिवार किसके लिए हो जाएगा? तो ये आपके फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन राइट होगा। डोला मारू लोकगीत है, डोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो ये सिरोही का। कहाँ का? सिरोही का। और ये कैसा है आपका? एक प्रेम गीत है, याद रखना है कैसा है? प्रेम गीत। निम्नलिखित में से कौन सा ताल या अवनिद्य वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका बपंग हो जाएगा। क्या दोस्तों? बपंग। बपंग कैसा है आपका? बपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो ये आपके गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपसे पूछ लिया जाए आहू व काली सिंध के संगम पर कौन सा बना हुआ है? आहू व काली सिंध पे, तो यहाँ पे आपका गागरोन दुर्ग है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए चंबल व बामनी, तो इसके संगम पर बैसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ किसके? गंभीरी व बेड़च इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित युग्म बताना है आपको, इनमें से कौन सा हो जाएगा? एक थंबा महल जोधपुर दे रखा है, बिल्कुल सही। काष्ठ प्रसाद महल बूंदी दे रखा है। काष्ठ प्रसाद महल लकड़ी का महल कहाँ है आपका? झालावाड़ में। गलत कौन सा हो जाएगा? बी। अबलीमिणी का महल कोटा है। स्वरूप निवास महल सिरोही है, बिल्कुल सही। आपको याद रखना है बी ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। काष्ठ प्रसाद महल झालावाड़ में है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपकी टोंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन राजस्थान में मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं? तो कब से प्रारंभ हो जाते हैं? ये आपके देवउठनी एकादशी को। कब से दोस्तों? देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी आपसे पूछ लिया जाए कब मनाई जाती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य है। भीलों की वीरता और शौर्य का प्रतीक नृत्य, इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा है आपका? युद्ध नृत्य। कौन सा है? युद्ध नृत्य। चरणदास व सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? चरणदास और सहजोबाई की, तो ये किस में? आपके मेवाती बोली में। मेवाती बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर, यानी जो मेवात क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला, यहाँ आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। संस्कारों के संबंध में सुमेलित नहीं है। संस्कार के संबंध में सुमेलित नहीं है, कौन सा आपको बताना है? तो दोस्तों समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण करना, बिल्कुल सही। कर्णवेद यानी कानों में छिद्र करवाना, ये भी दोस्तों आपका संस्कार है। निष्कर्मण, पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना, बिल्कुल सही। चूड़ाकर्म, बच्चे को प्रथम बार अन्न देना, गलत हो जाएगा दोस्तों। चूड़ाकर्म या जिसे झड़ूला भी कहा जाता है, ये दोस्तों 1 वर्ष या 3 वर्ष में दोस्तों आपके शिशु के सिर के बालों को जो मुंडवाने की प्रथा होती है उसे चूड़ाकर्म कहा जाता है। और बच्चे को प्रथम बार अन्न देना जो है ये क्या कहलाती है आपकी? ये अन्नप्राशन कहलाती है। अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। कुल कितने संस्कार हैं दोस्तों? हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली तो कहाँ है आपकी? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। कहाँ? सुजानगढ़ में। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? कल्पसूत्र की रचना तो किसके द्वारा की गई? भद्रबाहु द्वारा की गई। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा। निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से कौन सा वास्तुकला की द्रविड़ शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का उदाहरण तो कौन सा हो जाएगा आपके? हम्पी। कौन सा हो जाएगा आपके? हम्पी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और हम्पी दोस्तों आपके कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है आपके? कर्नाटक में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध असमिया त्योहार है? असमिया त्योहार इनमें से कौन सा है? तो आपका कौन सा है? रोंगाली बिहू, ये आपका एक असमिया त्योहार है। केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो एक चित्रकार थे। क्या थे दोस्तों? राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित चित्रकार थे। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगमम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? काशी तमिल संगमम का कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए निर्मित किया गया था जो उपबंधी थे। कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 40 में। कहाँ दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधिकारी को अपने कर्तव्य के अनुपालन को निर्देश देती है? कौन सी रीट देती है दोस्तों अधिकारी को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश? तो कौन सी होगी आपके? परमादेश। कौन सी? परमादेश। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? राज्य सूची में स्थानों से आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके चौथी अनुसूची। कौन सी है? चौथी अनुसूची। इसमें दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उससे संबंधित है आपकी चौथी अनुसूची। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त नहीं करेगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करेगा। कौन सा कथन दोस्तों इनमें से सत्य है? सत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो केवल बी दोस्तों। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करेगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित कौन सी नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है? PVN राव समिति। PVN राव समिति ये दोस्तों आपकी पंचायत राज से नहीं है। याद रखना है दोस्तों आपके दांतेवाला समिति, गौड़गिल समिति, थुंगल समिति, ये सभी दोस्तों आपके पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। कौन सी नहीं है? तो आपकी ए ऑप्शन राइट होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था या थी? राज्य मानवाधिकार आयोग की तो क्या हो जाएगा? श्रीमती कांता भटनागर। कौन सी दोस्तों? श्रीमती कांता भटनागर। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल द्वारा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी? पद पर रहते मृत्यु किसकी हो गई थी? तो बरकतुल्लाह खां। किसकी हो गई थी? बरकतुल्लाह खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई मंत्री लगातार 6 माह तक की अवधि तक सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। राज्य विधानमंडल के पास मंत्रियों के वेतन भत्तों को कम करने या बढ़ाने का अधिकार है। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों आपको बताने हैं। तो दोस्तों इनमें से जो ए और बी दोनों ही कथन दे रखे हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। तो ए और बी सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं के चुनावों का संपादन कराना ये दोस्तों आपके निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनावों के लिए मतदाता सूची का निर्माण करना बिल्कुल। विधानमंडल के चुनाव संपन्न करवाना, तो विधानमंडल के चुनाव संपन्न करवाना दोस्तों आपके राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद पंचायती राज तथा नगरीय संस्थानों के चुनावों संबंधी विवादों का
निराकरण करना, बिल्कुल सही। तो कौन सा दोस्तों अंतर्गत नहीं आता है राज्य निर्वाचन आयोग के? तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण तो कौन सा नहीं है? बैंक दर। निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोस्तों राष्ट्रीय आय कहलाती है। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1969 में। राज्य में एमएसएमई सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था आपके 17 जुलाई 2019 को। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरण है? किस योजना का है दोस्तों? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना ये किससे? विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन देने से संबंधित है आपकी मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। अगला है, चिराली योजना का प्रारंभ किस विभाग द्वारा किया गया? चिराली योजना तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इस योजना में क्या होगा दोस्तों? तो इस योजना में पंचायत स्तर पर एक महिला को चिराली बनाया जाएगा जो अन्य बालिकाओं तथा महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेगी। और ये दोस्तों कब से शुरू हुई है? तो आपकी हुई है 26 सितंबर 2017 से चिराली योजना। राज्य आपदा कोष की स्थापना कौन से वित्त आयोग की अनुशंसा पर की गई? राज्य आपदा कोष की क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा, 10वां वित्त आयोग। राजस्थान की प्रचलित कीमत मूल्यों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय है, क्या होगी? तो इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है। किसका दोस्तों? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका स्थित है आपके जयपुर में। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा दोस्तों? गगन शक्ति युद्धाभ्यास कब तक किया गया? 10 दिवसीय। और ये दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके पोखरण राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? पोखरण राजस्थान में। और ये किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा। हाल ही में साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ एमओयू किया है? तो किसके साथ किया है? सीबीएस साइबर फाउंडेशन। हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? 100% मतदान के लिए तो कौन सा अभियान चलाया गया? आओ बूथ चले। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो कौन सी है? जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री
माँ वाउचर योजना लागू की है? मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना। तो कौन सी हो जाएगी? बारां, भरतपुर, फलोदी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या दोस्तों? बारां, भरतपुर और फलोदी में लागू किया गया है इसे। हाल ही में पशुपालन व डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड से लॉन्च किया गया? ऊँटनी का दूध तो किस ब्रांड से लॉन्च किया गया है? किस ब्रांड से? तो कौन सा ब्रांड है आपका? सरस। सरस ब्रांड से दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है ऊँटनी का दूध। हाल ही में राज्य में स्कूली शिक्षा को दिव्यांग बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए कौन सी शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई? तो क्या होगा आपके? स्कूल एट होम। क्या होगा दोस्तों? स्कूल एट होम। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए कौन से विशेष वार्ड बनाए गए हैं? बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड तो कौन से? रामाश्रय। क्या नाम दिया गया इन्हें? रामाश्रय। हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को। किसे किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को। बांध और नहर के जलस्तर की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश का कौन सा स्थान है? देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो आपका प्रथम स्थान है। हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो किसके साथ किया है? महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। हाल ही में प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार सौर ऊर्जा जनरेटर की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो किस स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों? आपके तीसरे स्थान पर। हाल ही में अडानी समूह ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन कॉपर प्लांट विकसित करने की घोषणा की है? तो कहाँ की? आपके मुंद्रा, गुजरात में। मुंद्रा, गुजरात में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो क्या थी इसकी थीम? विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो तमिलनाडु में रखी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? दीर्घ संधि इनमें से किसमें नहीं है आपको बतानी है। तो किसमें नहीं है? लावारिस में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना प्रत्यय से नहीं बना है? आना प्रत्यय से नहीं बनने वाला कौन सा होगा दोस्तों इनमें से? तो आपका सुहावना। सुहावना दोस्तों आपके आना प्रत्यय से नहीं बना है। ग्रामगत शब्द का समास विग्रह है। ग्रामगत क्या होगा? तो आपके ग्राम को गया हुआ। समास विग्रह क्या होगा? ग्राम को गया हुआ। व्यभिचारी का पर्यायवाची शब्द है। व्यभिचारी का पर्यायवाची क्या होगा? तो कुमार्गी होता है, आचरण शून्य होता है, अनाचारी होता है। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके व्यभिचारी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये थे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।